विद्यार्थी नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत कुशल से होंगे। एक बार फिर मैं अनिल प्यासी आपका अपनी क्लास प्यासी क्लास में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, आज अपन पढ़ेंगे कक्षा 12वीं भौतिक विज्ञान इकाई 1 के अंतर्गत अध्याय 2 विद्युत विभव। विद्युत विभव एवं विभवांतर, इनकी परिभाषा, इनका भौतिक अर्थ, इनके मात्रक, विमीय सूत्र। तो विद्यार्थियों, आज की विषय वस्तु बहुत ही महत्वपूर्ण साथ ही रुचिकर है, इसलिए आप वीडियो को शुरू से अंत तक पूरा देखिएगा और समझने का प्रयास कीजिएगा। इसके बावजूद भी यदि कोई प्रॉब्लम जाती है तो अवश्य लिखें, हम उसका यथासंभव निदान करने का प्रयास करेंगे। और यदि आप चैनल में पहली बार हैं और वीडियो पहली बार देख रहे हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इससे होगा क्या, जैसे ही वीडियो हम बनाएंगे अपलोड करेंगे आप तक आसानी से और सबसे पहले पहुंच पाएंगे, जिससे आप उसे सुगमता से देख पाएंगे और अपनी पढ़ाई निरंतर जारी रख पाएंगे। तो विद्यार्थियों, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अब चलते हैं आपकी अपनी क्लास प्यासी क्लास में। नोटबुक उठाइए, तो शुरुआत करेंगे सबसे पहले विद्युत विभव से। तो विद्यार्थियों, सबसे पहले बात करते हैं विद्युत विभव की। तो विद्युत विभव की परिभाषा समझने के पहले या इसके बारे में और जानने के पहले सबसे पहले जान लेना आवश्यक होता है विद्युत विभव का भौतिक अर्थ। तो चलिए आप अपन एक छोटे से उदाहरण से विद्युत विभव का भौतिक अर्थ जानने का प्रयास करते हैं। विद्यार्थियों, ये एक खाली अभी गिलास है, अभी इसमें कुछ नहीं है। अब इसमें हम कर क्या रहे हैं, देखिए यहाँ से हम ये द्रव डाल रहे हैं इसमें। तो इसमें द्रव डालने से क्या हो रहा है कि जैसे जैसे हम इसमें द्रव डाल रहे हैं तो इसका ये जो तल जो दिख रहा होगा ये आपको बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है ना। जैसे जैसे हम इसमें द्रव डालते हैं तो इसका तल बढ़ता जाता है। अब एक नोट कीजिए इस लाइन को कि किसी पात्र में द्रव डालने से उसका तल बढ़ता है। अब एक दूसरा उदाहरण लेते हैं। ये एक धातु की छड़ है, अगर हम इसको ऊष्मा दें, है ना, तो क्या होगा, इसका ताप बढ़ेगा। यानी कोई भी धातु की छड़ या कोई वस्तु है उसको हम ऊष्मा देंगे तो उसका ताप बढ़ेगा। अब एक कल्पना कीजिएगा, एक गुब्बारा है, उसमें हम गैस भर रहे हैं कंटिन्यू, तो क्या होगा, गुब्बारे के अंदर भरी हुई गैस का दाब बढ़ता जाएगा। यही कारण है ना, गुब्बारा में अगर अति से ज़्यादा गैस भर दें तो फट जाता है, क्योंकि उसके अंदर का दाब अधिक हो जाता है ना। तो बंद पात्र ले लें कोई सा भी, उसमें हम गैस भरें तो क्या होता है, दाब बढ़ता है। तो विद्यार्थियों, अभी आपने 3 बातें समझी। पहली बात ये थी कि किसी पात्र में द्रव डालें तो उसका तल बढ़ जाता है ना। दूसरा, किसी वस्तु को अगर हम ऊष्मा दें तो उसका ताप बढ़ता है। तीसरी बात, किसी बंद पात्र में गैस भरने से उसका दाब बढ़ता है। अब यही बात अगर हम चालक के संदर्भ में ले जाएं कि जैसे ये चालक है, कोई एक चालक है, इसमें हमने बाहर से धन क्यू आवेश दिया, इसमें आवेश दिया, यानी चालक में हम आवेश दे रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, यहाँ तो तल बढ़ा था, यहाँ पर ताप बढ़ा था, यहाँ दाब बढ़ा था। तो किसी चालक को आवेश देने से क्या होगा, उसका विद्युत तल बढ़ेगा। विद्युत तल शब्द समझिएगा, विद्युत तल बढ़ेगा। यही जो विद्युत तल है, यही शब्द विद्युत विभव का नाम ले लेगा। देखिए कैसे, है ना विद्यार्थी। यहाँ देखते हैं कि यहाँ 2 पात्र हैं, ये थोड़ी सा इसकी चौड़ाई कम है और इसकी चौड़ाई अधिक है। 2 पात्र है, इसमें भी जल भरा हुआ है, इसमें भी जल भरा हुआ है, दोनों में जल, माना कि भरे गए जल की मात्रा बराबर है। तो स्वाभाविक चूंकि चौड़ा है तो क्या हो जाएगा, इसमें वाटर लेवल नीचे होगा, ये नीचे हुआ और ये ऊपर है, अर्थात इसमें भरे हुए द्रव का तल अधिक ऊंचाई तक है और इसमें थोड़ी कम ऊंचाई तक है। अगर हम इन दोनों पात्रों को ऐसे करके पाइप से जोड़ दें तो होगा क्या, होगा ये कि यहाँ से ए पात्र से भरे हुए जल का प्रवाह बी पात्र की ओर होने लगेगा, ठीक है ना। आप यही देखें कि जैसे ऊष्मा की बात कर रहे थे, तो यहाँ एक
कोई वस्तु है A और यहाँ दूसरी वस्तु है B। अब यहाँ पर हम बात करें कि इसमें हमने ऊष्मा दी, तो इसका ताप माना कि हो गया 140 अंश सेल्सियस, और इसको यहाँ पर इसमें इसका टेम्परेचर था माना कि 50 अंश सेल्सियस, 50 अंश सेल्सियस। अब हम क्या करें कि इस वस्तु को इसके संपर्क में, ऊष्मीय संपर्क में रख दें, अर्थात इससे टच कर दें, किसी भी प्रकार से इस प्रकार से टच कर दें, ऊष्मीय संपर्क में रख दें, टच कर सकते हैं या कोई व्यवस्था बना सकते हैं। तो क्या होगा, चूंकि इसमें ताप अधिक था, इसका ताप कम था, तो ऊष्मा का प्रवाह कहाँ होगा? ऊष्मा का प्रवाह इस वस्तु से इस वस्तु, ए वस्तु से बी वस्तु की ओर होने लगेगा। ऊष्मा का प्रवाह ऐसे ही, और ठीक ऐसा ही उदाहरण आप दैनिक जीवन में भी देखते हैं। जैसे ट्रक के चकों में हवा अपन कंप्रेसर से भरवाने जाते हैं, तो हवा कब भर पाती है टायरों में? जब जानते हैं कि कंप्रेसर में जो गैस होती है उसका दाब चके की दाब से, चके में भरी हुई गैस के दाब से अधिक होता है, तभी तो गैस भर पाती है। अर्थात गैस का भी प्रवाह अधिक दाब से कम दाब की ओर होता है। पानी का भी प्रवाह अधिक ऊंचाई से कम ऊंचाई की ओर होता है। ऊष्मा का भी प्रवाह अधिक ताप वाली वस्तु से कम ताप वाली वस्तु की ओर होता है। ठीक इसी प्रकार हमने बात करी थी चालक की। तो चालक में आवेश देने से क्या बढ़ता है? उसका विद्युतीय तल। तो क्या होगा, यहाँ पर क्या बात निकल कर के आ रही है कि हमको कैसे पता चल रहा है कि इस पात्र से इस पात्र में जल जाएगा, द्रव का प्रवाह होगा? कैसे पता चला? क्योंकि यहाँ पर वाटर लेवल ऊपर है, यहाँ पर कम है। तो क्या देख करके? तल देख करके पता चला ना कि इसको हम दूसरे पात्र के संपर्क में रखेंगे तो द्रव का प्रवाह किस ओर होगा। ठीक इसी प्रकार से ये चालक की बात कर रहे थे हमने, ये चालक, दूसरा चालक ये है। अगर हम ये ए चालक है, ये बी चालक है, इसमें हमने आवेश दिया हुआ है और यहाँ पर हमने इसको ऐसे ऐसे करके इसके तार की सहायता से जोड़ दिए। विद्यार्थी, यहाँ पर एक बात स्पष्ट हो पा रही है कि किसी चालक का विद्युत विभव वह भौतिक अवस्था है जो यह व्यक्त करती है कि उस चालक को, जैसे ये वाला चालक था, कि उस चालक को किसी दूसरे चालक के संपर्क में रख दें तो आवेश का प्रवाह किस ओर से किस ओर होगा। जिसमें विद्युत तल अधिक होगा, जिसका विद्युत तल अधिक होगा, वहां से आवेश का प्रवाह कहाँ होगा? जिसमें कम विद्युत लेवल होगा, विद्युत तल कम होगा। अर्थात आवेश का प्रवाह कहाँ होगा? उच्च विभव वाली वस्तु से, उच्च विभव वाले चालक से निम्न विभव वाले चालक की ओर आवेश का प्रवाह होगा। तो आपने जाना कि विभव क्या है। विभव एक्चुअली एक विद्युतीय अवस्था है जो यह व्यक्त करती है कि यदि हम एक चालक को किसी दूसरे चालक के साथ विद्युतीय संपर्क में रख दें तो आवेश का प्रवाह किस ओर से किस ओर होगा। यही जो बात अपन ने अभी कही है, इसी को नोट करना है। यही एक्चुअली विद्युत विभव का भौतिक अर्थ हुआ। तो इसको हम नोट कर देते हैं, आप लोग भी लिख लीजिएगा। विद्यार्थी, यहाँ पर बात हुई विभव के भौतिक अर्थ की। अब यहाँ एक छोटी लेकिन एक महत्वपूर्ण बात को समझ लेना आवश्यक है। जैसे एक चालक है ए, ये है ऋण आवेशित चालक है, ये ऋण आवेशित चालक है, इस पर ऋण आवेश है। अब दूसरा ये चालक है बी, ये इस पर धन आवेश है, इस पर धन आवेश। अब हम क्या कर रहे हैं? ए चालक को बी चालक से जोड़ दे रहे हैं। ये कौन सा चालक था? ऋण आवेशित है ना। और ये कौन सा चालक है? धन आवेशित चालक है। अब हमने दोनों को जोड़ दिया, विद्युतीय संपर्क में रख दिया, तो इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह कहाँ होगा, किस दिशा में होगा? तो अपन ने पढ़ी है बात स्थिर विद्युत वाले पाठ में कि कोई भी चालक में धन आवेश आया, अर्थात वहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की कमी हुई।
किसी भी चालक पर अगर ऋण आवेश है यानी वहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की वृद्धि। तो क्या हुआ, इस पर ऋण आवेश है यानी यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है, और यहाँ पर धन आवेश यानी इलेक्ट्रॉनों की कमी है। तो इलेक्ट्रॉन का प्रवाह देखिएगा, इलेक्ट्रॉन का प्रवाह कहाँ होगा, यहाँ पर ए से बी की ओर होगा, ए से बी की ओर होगा। अर्थात इलेक्ट्रॉन का प्रवाह, नोट कर लीजिएगा, इलेक्ट्रॉन का प्रवाह ऋण आवेशित चालक से धन आवेशित चालक की ओर हो। तो ऋण आवेशित चालक के विभव को हम कम मानते हैं कि ऋण आवेशित चालक अर्थात उसमें आवेश ऋणात्मक है, अर्थात उसका विभव कम है। तो यहाँ पर एक बात और स्पष्ट हो रही है कि इलेक्ट्रॉन का प्रवाह कम विभव वाली वस्तु से अधिक विभव वाली वस्तु की ओर होता है। तो अभी बात जो आपने समझी थी कि आवेश का प्रवाह कहाँ होगा, उच्च विभव से निम्न विभव की बात, तो ये बात थोड़ी यहाँ विद्यार्थी भ्रमित होते हैं। तो होता क्या है कि जो परिपाटी, जो धारा प्रवाह की परिपाटी, धारा तो एक्चुअली इलेक्ट्रॉनों के कारण प्रवाहित होती है, लेकिन जो विद्युत धारा की जो प्रवाह की दिशा मानी जाती है परिपाटी, प्रचलित परिपाटी के अनुसार, वो इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह के विपरीत मानी जाती है। इसलिए अपन ने ये माना कि धारा कहाँ जाएगी, विद्युत धारा की दिशा क्या होगी, उच्च विभव से निम्न विभव। फिर से स्पष्ट कर दूं, इलेक्ट्रॉन की दिशा कहाँ होगी, इलेक्ट्रॉन की दिशा कम विभव से उच्च विभव, और धारा की दिशा कहाँ होगी, उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होगी। तो विद्यार्थी यहाँ पर ऑब्जेक्टिव वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछते हैं, इसलिए इसको मैं नोट कर देता हूँ, आप भी नोट कर लीजिएगा। विद्यार्थी यहाँ पे आपने ये बातें नोट कर ली होंगी कि इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह ऋण आवेशित चालक से धन आवेशित चालक की ओर होता है, अर्थात कम विभव, ये कम विभव से उच्च विभव वाले चालक की ओर होता है। लेकिन विद्युत धारा की दिशा इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह के विपरीत मानी जाती है, इसलिए हम कह सकते हैं कि विद्युत धारा का प्रवाह उच्च विभव वाली वस्तु से निम्न विभव वाले चालक की ओर होता है। तो ये महत्वपूर्ण बातें हैं। अब हम ये जान लें कि किसके विभव को हम धनात्मक माने, किसके विभव को ऋणात्मक माने। तो इसको मानने के पहले जैसे कुछ संख्या होती है धनात्मक ऋणात्मक, तो ये समझने के पहले जीरो की परिकल्पना करनी पड़ती है ना, जो जीरो से अधिक है वो धनात्मक, जो जीरो से कम ऋणात्मक। तो किसके विभव को हम जीरो माने, तो इस चीज़ को समझने के लिए जैसे पृथ्वी पर स्थित किसी वस्तु की ऊंचाई की माप समुद्र तल से की जाती है। क्यों की जाती है, क्योंकि समुद्र में क्या होता है, कितना भी हम पानी डाल दें, कितना भी पानी निकाल लें उससे, तो उसके तल पर कोई विशेष प्रभाव पड़ने वाला नहीं होता है। तो इसी प्रकार पृथ्वी है, पृथ्वी में कितना भी आवेश हम दे दें या उससे कितना ले लें, तो उसके विभव पर प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। तो इसलिए पृथ्वी के विभव को शून्य मान करके वस्तुओं के विभव को धनात्मक ऋणात्मक की माप की जाती है। कैसे, चालक का विभव पृथ्वी के विभव से अधिक है, वो हम कहेंगे वो धनात्मक है उसका विभव, और जिस चालक का विभव पृथ्वी के विभव से कम है, हम कहेंगे कि उसका विभव ऋणात्मक है। तो पृथ्वी का विभव कितना माना गया, पृथ्वी का विभव शून्य माना जाता है। ठीक है, तो इसे अपन नोट कर लेते हैं। यहाँ भी हमने बताया ना कि आज की विषय वस्तु बहुत ही रुचिकर है, समझने वाली बात है। यहाँ से ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न भी पूछते हैं, इसलिए आप सूक्ष्मता से अध्ययन कीजिएगा। जो भी बात कही गई है उसे भी मैं नोट कर दूं। तो विद्यार्थी पहले के 2 पॉइंट आपने नोट कर लिए थे, 2 और नोट कर लीजिएगा। पृथ्वी का मानक विभव शून्य माना जाता है, और धनावेशित चालक का विभव पृथ्वी के विभव से अधिक, और ऋणावेशित चालक का विभव पृथ्वी के विभव से कम होता है। इससे आप थोड़ी सा और समझ लीजिए। जैसे ये चालक है, इस पर धनावेश है, अब हमने इसको पृथ्वी से कनेक्ट कर दिया, ये पृथ्वी से जोड़ दिया। अब कोई ये पूछा जा रहा है कि इलेक्ट्रॉन का प्रवाह कहाँ होगा, तो स्वाभाविक है यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की कमी, क्योंकि यहाँ पर क्या है, धनावेश है। तो इलेक्ट्रॉनों की दिशा ऐसी होगी, है ना, पृथ्वी से इस चालक तरफ होगी इलेक्ट्रॉन की दिशा, इलेक्ट्रॉन इस दिशा में जाएंगे। और अगर ऋणावेशित चालक होगा, इस पर ऋणावेश है पूरे में,
अब हम इसको पृथ्वी से कनेक्ट कर दिए, तो अब इलेक्ट्रॉन, चूंकि इसमें इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो गई तो इसके इलेक्ट्रॉन पृथ्वी की ओर जाएंगे, है ना। तो ये बात होती है। अब अपन ने विभव का भौतिक अर्थ समझ लिया है। अब विभव की परिभाषा की बात आती है कि किसी चालक की ओर चारों ओर क्या उत्पन्न हो जाता है, विद्युत क्षेत्र। तो विद्युत क्षेत्र के अलग अलग बिंदु पर विभव अलग अलग होता है। इसे अपन किस प्रकार से समझें, अर्थात अब हम बात करते हैं विद्युत विभव की परिभाषा की। तो जैसे हमने माना कि त्रिविम में, आकाश में, हम तो यहाँ बोर्ड में बना रहे हैं, आप समझ लीजिएगा कि यहाँ पर धन क्यू आवेश रखा हुआ है स्वतंत्रता पूर्वक। तो क्या हो जाएगा, इसके चारों ओर क्या उत्पन्न हो जाएगा, विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र अर्थात यहाँ तक, इस एरिया तक यह अपने विद्युतीय प्रभाव का प्रदर्शन करता है। तो इसका विद्युत क्षेत्र हो गया। अब हम करते क्या है कि एकांक धनावेश, एकांक धनावेश अर्थात एक कूलाम आवेश को अनंत से, अब अनंत का मतलब क्या हो जाएगा, अनंत से तात्पर्य कि विद्युत क्षेत्र जिसका है ना उसके बाहर से। तो एकांक धनावेश को अनंत से, ये अनंत शब्द यूज कर रहे हैं हम, पर अनंत का अर्थ क्या हुआ कि इसका जो विद्युत क्षेत्र है उसके बाहर से। फिर से रिपीट करता हूं कि एकांक धनावेश को विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक, जैसे ये विद्युत क्षेत्र हो गया, यहाँ पर ला रहे हैं हम, यहाँ से इसको एकांक धनावेश को यहाँ ला रहे हैं। तो ये कौन सा है, धनावेश है, यानी यहाँ पर भी प्लस आवेश है, यहाँ पर भी प्लस आवेश है। तो प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा ना। तो इस किए गए कार्य को ही विद्युत विभव कहते हैं। परिभाषा फिर से रिपीट कर रहा हूँ, स्वतंत्र एकांक धनावेश को विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में जितना कार्य करना पड़ता है उसे उस बिंदु पर विभव कहते हैं। क्योंकि यहाँ पर हमको लाने में किया गया कार्य अलग होगा, यहाँ पर हम और नजदीक लाना चाहते हैं तो कार्य अधिक होगा। क्यों होगा, क्योंकि और पास तक लाएंगे तो प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध और कार्य करना पड़ेगा। देखिए ना, ये धन आवेश है और हम ला रहे हैं धन आवेश, तो यहाँ प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध ज्यादा कार्य करना पड़ेगा, और हम बिल्कुल यहाँ तक ला रहे हैं तो अपेक्षाकृत कम कार्य करना पड़ेगा। तो इसलिए प्रत्येक बिंदु पर, विद्युत क्षेत्र के प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान अलग अलग होगा। परिभाषा, विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर एकांक धनावेश को अनंत से लाने में जितना कार्य करना पड़ता है उसे उस बिंदु पर विभव कहते हैं, विद्युत विभव कहते हैं। तो ये परिभाषा हुई। विद्यार्थी, इसे मैं नोट कर देता हूँ, आप लोग भी लिख लीजिएगा। तो विद्यार्थी, यहाँ पर बात हुई अपने विद्युत विभव की, है ना। एकांक स्वतंत्र धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में जितना कार्य करना पड़ता है उसे उस बिंदु पर विद्युत विभव कहते हैं। अब चूंकि विभव को तो V से प्रदर्शित करते हैं, चूंकि जितना कार्य करना पड़ता है, कार्य कौन सी राशि, अदिश राशि है, इसलिए विद्युत विभव भी अदिश राशि हुई। तो विद्यार्थियों, आपने विद्युत विभव की परिभाषा भी जान ली। अब बात आती है इसकी मात्रक, विमीय सूत्र इत्यादि समझने के लिए। तो पहले इसका एक्चुअली जो सूत्र होता है उसको ही समझ लें कि जैसे हम ये मान लें कि यहाँ पर धन क्यू आवेश रखा हुआ था, इसका ये क्या हो गया, इसका ये हो गया विद्युत क्षेत्र हो गया, ठीक है ना, विद्युत क्षेत्र हो गया। अब यहाँ पर हम एक परीक्षण आवेश मान लें, Q0 को अनंत से कहाँ ला रहे हैं, विद्युत क्षेत्र के इस बिंदु तक ला रहे हैं। तो जितना कार्य करना पड़ा, माना उस कार्य को हम काय से दर्शाएं, कार्य को W से दर्शा दिए। तो इस बिंदु पर विभव क्या हो जाएगा, तो विभव V बराबर हो जाएगा W/Q0, ठीक है। तो विद्यार्थी, यहाँ पर नोट कर लिया अपन ने कि यदि परीक्षण आवेश Q0 को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में W कार्य करना पड़े तो उस बिंदु पर विभव V बराबर W/Q0 होता है, ठीक है ना। अब बात आती है इसकी मात्रक की। तो एसआई पद्धति में विभव का मात्रक होता है वोल्ट और सीजीएस पद्धति में होता है स्थैतिक वोल्ट। तो विभव का सूत्र होता है V बराबर W/Q0। अब यहाँ पर
कार्य का मात्रक क्या हो जाएगा, जूल, और आवेश है, आवेश का मात्रक कूलाम, तो जूल प्रति कूलाम, ये भी इसका मात्रक हो जाएगा। ठीक है ना, इसका ये मात्रक ये हो गया। आप CGS पद्धति में लेंगे अगर, तो CGS पद्धति में यहाँ पर नोट कर दूँ, CGS में हो जाता है इसका स्थित वोल्ट, स्थित वोल्ट। तो क्या हो जाएगा इसके हिसाब से, यहाँ पर देखें सूत्र तो ही रहेगा V बराबर W/Q0। तो अब यहाँ पर कार्य का CGS पद्धति में क्या हो जाएगा, कार्य का अर्ग और आवेश का स्थित कूलाम, स्थित कूलाम। तो यहाँ से अपन इस पद्धति में भी इसका मात्रक देख लिए। अब यहाँ पर बात आ जाती है 1 वोल्ट की परिभाषा। आ गई बात अपने सामने, समस्या आ गई कि 1 वोल्ट को परिभाषित कीजिए। तो कैसे करेंगे 1 वोल्ट की परिभाषा? यहाँ पर देखें ना, 1 वोल्ट तो यानी कि जूल प्रति कूलाम से यहाँ से निकाल लीजिए। तो V बराबर, अगर ऊपर हो जाए 1 जूल और नीचे हो जाए 1 कूलाम, तो ये बन जाएगा 1 वोल्ट। अब यहाँ से देखिए परिभाषा निकालने का प्रयास करें कि यदि विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर, विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर एकांक धनावेश को लाने में, एकांक धनावेश यानी 1 कूलाम आवेश, 1 कूलाम आवेश को लाने में 1 जूल कार्य करना पड़े, तो उस बिंदु के विभव को 1 वोल्ट कहेंगे। हाँ विद्यार्थी, आप परिभाषा भी देख सकते हैं 1 वोल्ट की, कि यदि 1 कूलाम धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में 1 जूल कार्य करना पड़े, तो उसे 1 जूल कार्य करना पड़े तो उसे उस बिंदु पर 1 वोल्ट का विभव कहेंगे। यानी उस बिंदु पर जो विभव होगा वो कितना होगा, 1 वोल्ट होगा। ठीक है, इसी प्रकार स्थिर वोल्ट की परिभाषा भी निकाल सकते हैं। क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर आपने क्या किया, 1 जूल, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये CGS मात्रक क्या हो जाएगा, कार्य का अर्घ, तो 1 अर्घ करना पड़ेगा। और यहाँ पर 1 कूलाम की जगह पर क्या करना पड़ेगा, स्थित कूलाम, यानी 1 स्थित कूलाम धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में यदि 1 अर्घ कार्य करना पड़े, तो उस बिंदु पर विभव 1 स्थिर वोल्ट होगा। विद्यार्थियों, बात करते हैं विभव के विमीय सूत्र की। तो विभव का विमीय सूत्र कैसे निकालेंगे, विमीय सूत्र निकालना है इसका। तो चूंकि V बराबर W/Q0। अब यहाँ पर बात करते हैं W यानी कार्य। तो कार्य का विमीय सूत्र अपन को याद होना चाहिए, mL²T⁻²2। ये कार्य का विमीय सूत्र हो गया। आवेश का विमीय सूत्र हो गया AT। अब इसको हल कर दीजिए तो कैसे बन जाएगा, ये m तो एक ही बार है m। अब यहाँ पर देखें L एक इतना ही है, L की 2 ही रहेगा पावर घात में। अब T यहाँ पर 1 है, यहाँ पर ऋण 2 है, तो ये बटे में होने के कारण ऊपर जाएगी तो एक और बढ़ जाएगा, यानी T की घात ऋण 3 हो जाएगी। और बाद में A इनवर्स, क्योंकि A ऊपर जाएगा तो A की घात 1 ऊपर जा कर के ऋण 1 हो गई। तो ये क्या हो गया इसका विमीय सूत्र, कि विभव के विभिन्न मात्रकों में संबंध। तो जैसे विभव का SI मात्रक क्या हो गया, वोल्ट है ना, तो 1 वोल्ट, 1 वोल्ट बराबर क्या हो जाएगा, जूल, 1 जूल बटे 1 कूलाम प्रति कूलाम, है ना। अब अपन बदल रहे हैं इसको CGS मात्रक यानी स्थिर वोल्ट में। तो 1 जूल बराबर इसको अर्ग में चेंज करना पड़ेगा। तो 10 की घात 7 अर्ग बराबर होता है 1 जूल। तो यहाँ पर हमने इसको अर्ग में चेंज कर दिया। अब ऐसे कूलाम को बदलना पड़ेगा स्थिर कूलाम। तो 3 गुणे 10 की घात 9 स्थिर कूलाम बराबर होता क्या है, 1 कूलाम होता है। ठीक है, ये तो अब इसको थोड़ी सा कैलकुलेट करने का प्रयास करें। तो ये क्या है, यहाँ पर देखें कितना हो जाएगा, 10 की घात 7 तो लिखा है, 3 लिखे रहने देंगे, 10 की घात 2 और 10 की घात 7 क्यों लिख सकते हैं, 7 और 2 9, गुणा करने पर घातें जुड़ जाएंगे ना, इसलिए अपन ने इसको ऐसा लिख दिया। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से ये कट जाएगा।
अब बचा क्या 10 की घात 2 यानी 100, 100 का 3 में गुणा करेंगे तो नीचे हो जाएगा 300, ऊपर हो गया 1। और ये मात्रक ये क्या बन गया, ये स्थित वोल्ट। तो क्या क्या पता लग गई, क्या जानकारी लगा अपन यहाँ से जानकारी क्या प्राप्त हो गई कि 1 वोल्ट बराबर 1/300 स्थित वोल्ट। विद्यार्थियों आपको मालूम होगा कि विभव का एक और मात्रक चुंबकीय मात्रक होता है एब वोल्ट। तो एब वोल्ट का इससे क्या संबंध होता है, इसको भी अपन देख लेते हैं। तो विद्युत चुंबकीय मात्रक काय का विभव का विद्युत चुंबकीय मात्रक होता है एब वोल्ट। अब 1 एब वोल्ट बराबर क्या होता है, 1 वोल्ट बराबर होता है 10 की घात 8 एब वोल्ट। ये 1 वोल्ट और 1 एब वोल्ट में संबंध हुआ। तो विद्यार्थियों अब बात कर लेते हैं विभवांतर की। तो जैसे हमने ये माना कि यहाँ पर एक धन q आवेश है, तो इसके चारों ओर ये क्या हो गया, इसका ये विद्युत क्षेत्र हो गया। विभव की परिभाषा के संदर्भ में हमने क्या कहा था कि एकांक धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य। अब यहाँ पर क्या कहेंगे, अनंत की बात अलग कर दें। अब हम कहेंगे विद्युत क्षेत्र हो गया, एकांक धनावेश को विद्युत क्षेत्र के एक बिंदु ले लिया, ए बिंदु, यहाँ पर एक बिंदु से दूसरे बिंदु, यहाँ से यहाँ तक ला रहे हैं, तो जितना कार्य करना पड़ेगा उसे उन दोनों बिंदुओं के बीच विभवांतर कहेंगे। नाम ही तो स्पष्ट है ना, विभव में अंतर। तो विद्यार्थी यहाँ पर अपन ने बात कर ली विभवांतर की कि एकांक धनावेश को विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो कार्य करना पड़ता है उसे उन दोनों बिंदुओं के बीच विभवांतर कहते हैं। नाम ही स्पष्ट, विभवांतर विद्युत क्षेत्र में स्थित दो बिंदुओं के विभव में अंतर को विभवांतर कहते हैं। और आप स्पष्ट करके ऐसे समझ सकते हैं, ये हो गया विद्युत क्षेत्र धन q आवेश के कारण। अब हम कहें कि यहाँ ये दो बिंदु हैं। अब एकांक धनावेश ये हो गया, एकांक धनावेश को अनंत से, यहाँ से अनंत से इस बिंदु तक लाने में ये बिंदु A है और ये बिंदु B है। तो यहाँ पर जो कार्य करना पड़ा एकांक धनावेश को अनंत से इस बिंदु तक लाने में जो कार्य करना पड़ा उसे उस बिंदु पर विभव कहते हैं। तो यहाँ पर विभव हो गया माना कि VB हो गया। अब इसी एकांक धनावेश को अनंत से इस बिंदु तक लाने में किया गया जो कार्य होगा वो क्या कहलाएगा, इस बिंदु पर विभव कहलाएगा। उसको हमने काय से दर्शा दिया, VA से दर्शा दिया। ठीक है, यानी यहाँ पर विभव हो गया VA और यहाँ पर विभव हो गया कितना, VB। तो विभवांतर V बराबर कितना हो जाएगा, VA माइनस VB। ये विभवांतर हो गया। तो विभवांतर का भी तो यही सूत्र होगा W/Q0। तो इसलिए जो मात्रक विभव के हैं वही मात्रक विभवांतर के होंगे। विभव का भी SI मात्रक वोल्ट है, विभवांतर का भी SI मात्रक वोल्ट होगा। जो उसका भी मी सूत्र है वही इसका भी मी सूत्र है। तो विद्यार्थियों, आज आपने विभव और विभवांतर का अध्ययन किया। आपने शुरू से अंत तक पूरा वीडियो देखा, इसके लिए धन्यवाद। और आपने पूरा समझने का प्रयास कर ही लिया, समझ में आ गया होगा आपको। इसके बावजूद यदि कोई बातें शेष रह जाती हैं तो आप लिखिएगा, हम उसका यथासंभव निदान करेंगे। और शेयर कीजिएगा उन मित्रों के लिए जो नहीं पढ़ पा रहे हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आप तक वीडियो आसानी से मिल सके। और एक लाइक तो बनता है, लाइक कीजिएगा। तो विद्यार्थियों, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई विषय वस्तु के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय।